रामपुर गांव में सुरेश नाम का एक आदमी अपनी पत्नी पारो, अपनी माँ और अपने बेटे राजू के साथ रहते थे। वह जमींदार के यहाँ मजदूरी का काम किया करता था, लेकिन जमींदार बहुत ही कंजूस आदमी था। पैसे देने के समय हमेशा मजदूरों से आनाकानी करता था। जमींदार जी, महीना पूरा हो गया, मुझे मेरी पगार दे दीजिए। हाँ पता है मुझे, महीना पूरा हो गया है। महीना पूरा होते ही तुम लोग एक दिन का भी सब्र नहीं होता, तुरंत पैसे मांगने आ जाते हो। अपने हक के पैसे तो मांगने ही पड़ेंगे ना। जमींदार साहब, आखिर मेरा परिवार इन पैसों से ही तो चलता है। हाँ हाँ है, ले लो अपना पैसा। जमींदार जी, ये तो सिर्फ 3000 रुपये है, मेरी पगार तो 6000 रुपये है। हाँ जानता हूँ, लेकिन अभी मेरे पास इतने ही पैसे हैं, बाकी के पैसे अगले महीने ले लेना। ऐसे मत कहिए जमींदार जी, मुझे पैसों से घर का राशन और माँ की दवाइयाँ लानी है। आप मुझे पूरे पैसे नहीं देंगे तो मैं मेरी माँ की दवाइयाँ खरीद नहीं पाऊंगा। मेरी माँ बहुत बीमार है। अभी देख, मेरे पास तुझे देने के लिए पैसे नहीं है। आप मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते जमींदार जी, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, आप मुझे पूरे पैसे दे दीजिए। सुरेश पैसों के लिए जमींदार के सामने बहुत गिरता है, लेकिन जमींदार उसे उसके पूरे पैसे नहीं देता। सुरेश बहुत परेशान होकर घर जाता है, तो उसकी पत्नी पारो परेशान देखकर कहती है, क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों हो? परेशान नहीं रहूं तो क्या करूं, मैं तो जमींदार का हर महीने का हो गया है। पूरे महीने मेहनत से उनके यहाँ काम करता हूँ, लेकिन फिर भी पगार के समय वह हमेशा मुझे कम पगार देकर पकड़ा देते हैं। मैं जब जब बाकी के पैसे मांगता हूँ तो कहते हैं कि अगले तारीख को जोड़ दूंगा। बार बार मुझे मेरे पैसे नहीं देते। अब तक न जाने कितने पैसे का हक मार चुके हैं वो। सुरेश अपने पत्नी को ये सब बता रहा होता है, तभी उसकी माँ अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे माँ, आपको क्या हो गया? रुकिए, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। पारो अपनी सासू माँ के लिए पानी लेकर आती है, लेकिन पानी पीने के बाद भी उसे ताप की वजह से उसका सर जोरों से दर्द करने लगता है। पता नहीं, आज तो सर का दर्द तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हर रोज तो दवाई खाते ही हमेशा आराम आ जाता था, लेकिन आज तो दवाई खाने के बाद भी ये सिर दर्द रुकने का नाम ही नहीं ले रही। इस तरह रात हो जाती है, लेकिन नीलू की तबीयत ठीक नहीं होती। घर वाले उसे अस्पताल लेकर जाते हैं। देखिए, उनके सर में इन्फेक्शन है, ये दवाई इस पर ज्यादा काम नहीं करेगी। अब हमें इनका जल्दी से जल्द ऑपरेशन करना होगा, तभी वह ठीक हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर मैडम, मेरी माँ का ऑपरेशन करने में लगभग कितना खर्चा आएगा? देखिए, ऑपरेशन तो छोटा सा करके भी लगभग 60,000 से 70,000 खर्चा तो आ ही जाएगा। आपके पास 5 दिन का समय है, आप पैसों का बंदोबस्त कर लीजिए। सुरेश जैसे गरीब आदमी के पास इतने पैसे होना बहुत बड़ी बात थी। उसके पास तो बचत के नाम पर घर में कुछ नहीं था। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि माँ के इलाज के लिए इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगा। आप एक बार जमींदार से बात कीजिए, क्या पता आपको परेशान समझकर वो आपको पैसे दे दे। वैसे भी आपके उनके पास बहुत ही पैसे हैं। ठीक है पारो, में जाकर जमींदार से बात करता हूँ। सुरेश जमींदार के पास पैसों की बात करने के लिए जाता है, तो जमींदार उसे पैसे देने के लिए साफ इनकार कर देता है। देख, तेरे इस महीने के 3000 रुपये बाकी है, वही मैं तुझे दे सकता हूँ, लेकिन उसके ऊपर मैं तुझे 1 रुपया नहीं दूंगा। जमींदार साहब, माफ़ करना, लेकिन आपके पास मेरे हर महीने के 2 या 3000 रुपये बाकी है। मैं आपके पास 4-5 साल से काम कर रहा हूँ, जितने पैसे मैं मांग रहा हूँ उतने पैसे दो आपके पास ही है। ये यूँ कहूँ कि उससे भी ज़्यादा। आपने हर महीने में पगार में से मेरा हक मारा है, कम से कम तुम आज ज़रूरत के समय मेरे पैसे दे दीजिए। मेरे हक के समझ नहीं तो उधार समझ कर तो दे दीजिए। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह बात करने की? अब तक तो शायद मदद के लिए कुछ पैसे दे भी देता, लेकिन अब मैं तुझे 1 फूटी कौड़ी वो भी नहीं दूंगा। तेरी इस महीने में वह बाकी के पैसे मैं तुझे देने वाला था, वह भी अब तुझे नहीं दूंगा। जा, निकल जा यहाँ से। जमींदार सुरेश को निकाल देता है। सुरेश बहुत परेशान होकर वहां से अपने घर की ओर निकलता है। तभी रास्ते में उसे एक गरीब कालू दादा नजर आता है। वह रास्ते पर बेहोश होकर गिरा हुआ था। अरे कालू दादा को क्या हो गया? मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। सुरेश नदी में से पानी लेकर आता है और कालू दादा के ऊपर छिड़कता है, तो थोड़ी देर बाद कालू दादा होश में आ जाता है। आपको क्या हुआ कालू दादा? आप इस तरह रास्ते पर बेहोश कैसे हो गए? क्या बताओ भाई, मैं हालात का मारा हूँ। मैं बहुत ही भूखा हूँ। मैं 2-3 दिनों से लोगों से खाना मांग रहा हूँ, लेकिन किसी ने भी खाने को कुछ नहीं दिया। इसीलिए कमजोरी की वजह से मैं बेहोश पड़ गया।
अगर तुम्हारे पास खाने को कुछ हो तो मुझे दे दो भाई, भगवान तुम्हारा भला करेगा। इस समय तो मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं कालू दादा, आप मेरे घर चलिए, वहां पर मैं आपको खाना खिला दूंगा। सुरेश उस कालू दादा को अपने घर ले आता है। पारो, कालू दादा के लिए कुछ खाना बना दो, उन्हें बहुत जोर की भूख लगी है। खाना तो मैं बना लिया है जी, आप बैठिए, मैं अभी आप दोनों के लिए खाना परोस देती हूँ। पारो घर में सभी लोगों को खाना परोस देती है। वो कालू दादा इतना भूखा होता है कि बहुत ही जल्दी सारा खाना खा लेता है। कालू दादा, आज मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, इसीलिए आप चाहो तो आप है खाना भी खा सकते हो। नहीं नहीं भाई, ये तुम्हारे हिस्से का खाना है, इसे तुम ही खाओ। तुमने मुझे इतने प्यार और लाड से खाना खिलाया, मेरा पेट इससे पहले ही भर चुका है। अगर आप अभी इस खाने को खाना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, कालू दादा आप इस खाने को साथ ले जाना, ताकि जब भी आपको भूख लगे तभी आप उसे खा लेना। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भाई, तुम सचमुच में बड़े ही नेक दिल वाले इंसान हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे हालत ठीक नहीं है, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारे पास उतना है, उससे तुम मुझे मदद कर रहे हो। देखना बहुत जल्द तुम्हारे जीवन की सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। मेरे पास तुम्हारे लिए देने के लिए ज्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन है आम का छोटा सा आम का पौधा है। तुम इस पौधे को अपने आंगन में जरूर उगाना, ये तुम्हारे लिए मेरा आशीर्वाद है। इतना कहकर कालू दादा सुरेश को वह पौधा दे देता है। उसके बाद सुरेश घर से वह चला जाता है। सुरेश तभी उस पौधे को आंगन में ले जाकर उगो देता है। लेकिन अगले दिन वो जैसे ही वह अपने आंगन में जाता है तो वहां पर आम का पेड़ बहुत ही बड़ा हो जाता है। अरे, आज से पहले मैंने कभी भी इतनी जल्दी इतना बड़ा पेड़ उगता हुआ कभी नहीं देखा। मैंने तो कल ही इसे उगाया था, एक ही दिन में आम का पेड़ कैसे उग सकता है? उग सकता है, बिल्कुल उग सकता है सुरेश, क्योंकि मैं कहीं मामूली आम नहीं, मैं उस कालू दादा का जादुई आम हूँ। अरे, यह आवाज कहाँ से आ रही है? कहीं है आम तो मुझसे बात नहीं कर रहा। हाँ, मैं ही तुमसे बात कर रहा हूँ सुरेश। लेकिन तुम तो आम हो, आम भला कैसे बात कर सकता है? अरे, मैं तुम्हें अभी तो बताया, मैं कोई मामूली आम नहीं हूँ, मैं एक जादुई आम हूँ। मैं सिर्फ तुमसे बात ही नहीं की कर सकता, बल्कि तुम्हारी सारी समस्याओं को ठीक भी कर सकता हूँ। अगर है सच है तो तुम सबसे पहले मेरी माँ को ठीक कर दो। डॉक्टर ने कहा है कि माँ का ऑपरेशन करना होगा और ऑपरेशन में 60 या 70 हजार रुपये का खर्च आएगा, पर इस समय मेरे पास इतने पैसे नहीं है। मैं बस चाहता हूँ कि किसी भी तरीके से मेरी माँ बिल्कुल ठीक हो जाए। तुम चिंता मत करो सुरेश, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी, तुम बस मुझे अपनी माँ के पास लेकर चलो। सुरेश जादुई आम को अपने घर में अपनी माँ के पास लेकर चला जाता है तो जादुई आम अपने जादू से कुछ रोशनी उसकी माँ की ओर भेजता है और रोशनी सुरेश के माँ के सर के आगे पीछे घूमती है। फिर अचानक और रोशनी गायब हो जाती है। तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो चुकी है, तुम बस इन्हें एक गिलास पानी पिला दो, उसके बाद उनकी हालत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सुरेश की पत्नी पारो अपने सास के लिए एक गिलास पानी लेकर आती है। तभी सुरेश की माँ पानी पीती है, वैसे ही उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया, मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक हो गई। ये जादुई आम सचमुच में बहुत ही अच्छा है। अपने पास जादुई शक्ति होना अलग बात है, लेकिन उन शक्तियों से दूसरों की मदद करना बहुत बड़ा पुण्य है। आपका बहुत धन्यवाद नानी, आज तक किसी ने भी ऐसी बात नहीं की। आपकी बात सुनकर आज मैं भावुक हो गया हूँ। अब मेरा यहाँ काम पूरा हो गया है। अगर आप लोगों को मेरी और सहायता की जरूरत हो तो मुझे याद कर लेना, मैं उसी वक्त आ जाऊंगा। और मुझे किसी और जरूरतमंद की सहायता की ओर भी पहुंचना है। ठीक है जादुई आम, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद जादुई आम वहां से गायब हो जाता है। उनके वहां से जाते ही सुरेश का पुराना घर एक नए आलीशान घर में बदल जाता है और उसके घर में सुख सुविधा हो जाती है। जादुई आम की मदद से सुरेश गांव में सबसे अमीर आदमी बन गया था। लेकिन अमीर बनने के बाद भी उसके अंदर कभी भी अहंकार नहीं आता। वह जादुई आम ने दिए धन से जरूरतमंद लोगों की मदद करता है।